मेरे प्यारे बच्चों, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं मार्क ट्वेन के कोट के साथ। मार्क ट्वेन कहते हैं, "अ लाई कैन ट्रैवल हाफ वे अराउंड द वर्ल्ड व्हाइल द ट्रुथ इज स्टिल पुटिंग ऑन इट्स शूज।" तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो कोट है ये कहीं ना कहीं वही हमारी जो हिंदी की कहावत जो सालों से चली आ रही है कि झूठ जो है वो आग की तरह फैलता है और सच्चाई का किसी को पता नहीं चलता। वही जो कहावत है ये मार्क ट्वेन ने कही है। और ये जो कहावत है काफ़ी हद तक सच भी है कि जो झूठ होता है लोग उस पर यकीन बहुत जल्दी कर लेते हैं, और जो सच होता है कहीं ना कहीं वही आगे चल के झूठ बन जाता है और झूठ को लोग सच मानने लग जाते हैं। और ये जो कहावत है, ये जो मार्क ट्वेन ने बोला है, ये और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है जैसे जैसे हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, जैसे जैसे हमारा एआई आ रहा है, वैसे वैसे ये जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें मतलब ये जो डिस इन्फॉर्मेशन है या बोल लीजिए जो मिस इन्फॉर्मेशन है, इसके डिफरेंस भी हम समझेंगे। ये काफ़ी हद तक बढ़ गया है और यही आज का हमारा डेली डिस्कशन भी है, डिस इन्फॉर्मेशन थ्रेट, कि इससे थ्रेट क्या क्या है। इस झूठ से जो मार्क ट्वेन ने बोला कि बहुत जल्दी फैलता है, इससे क्या क्या थ्रेट है इसको देखेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमारा डेमोक्रेटिक एंगल कवर हो जाएगा, इसके अंदर हमारा इकोनॉमिक एंगल कवर हो जाएगा, इसके अंदर हमारा सोशल मीडिया वाला जो एंगल है वो कवर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो झूठ है ये हमारी डेमोक्रेसी हो गई, ये हमारी इकोनॉमी हो गई, ये हमारी सोसाइटी हो गई, तीनों को इफेक्ट करता है। तो इसको थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि ये जो फोर्डर पॉइंट्स है, ये जो हमारे आज के डेली डिस्कशन के फोर्डर पॉइंट्स हैं, ये सीएपीएफ एग्ज़ाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना यूपीएससी सीएपीएफ एग्ज़ाम के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इसको करते हैं और इसके थोड़े से नोट्स बना आप सकते हैं अगर आपने टॉपिक वाइज नोट्स बना रखे हैं, क्योंकि मैंने बहुत पहले बोला था कि टॉपिक वाइज नोट्स बना लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपने उद्देश्य के साथ। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक है, अपने नॉलेज पूल को बढ़ाना सिर्फ, ठीक है। तो जैसे जैसे नए नए डायमेंशन, जैसे आपको पता ही है हम नए नए डायमेंशन डिस्कस करते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर या हो गया या फिर इंडियन एक्सप्रेस हो गया, इनके जो एडिटोरियल्स आते हैं वहाँ से हम जो थोड़ा सा इंसाइट लेते हैं और उसको थोड़ा अपनी ही ईजी लैंग्वेज में समझते हैं। तो वही हमारा एम है। चलो अपना एम के साथ अपना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अभी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट आई है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025। ये जो रिपोर्ट है, ये इस रिपोर्ट के अंदर बोला है कि ये जो मिस इन्फॉर्मेशन हो गई, ये जो डिस इन्फॉर्मेशन हो गई, इन दोनों का जो खतरा है पूरे वर्ल्ड के ऊपर बहुत डेवस्टेटिंग है। तो ये रिपोर्ट के अंदर बोला गया है। तो पहले हम समझते हैं ये मिस इन्फॉर्मेशन और ये डिस इन्फॉर्मेशन होती क्या है। देखो, दोनों ही जो है सच्चाई को डिस्टॉर्ट किया गया होता है, सच्चाई को झूठ बनाया गया होता है, मतलब ये दोनों ही झूठी इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन एक जो हमारी मिस इन्फॉर्मेशन है, इसका मतलब लोगों को बेवकूफ़ बनाना नहीं होता, लेकिन ये भी झूठी होती है। लेकिन जो डिस इन्फॉर्मेशन है, ये डेलिबरेटली जो है मैनिपुलेट की गई होती है इन्फॉर्मेशन को, ताकि लोगों को प्रोपेगेंडाइज किया जा सके, ताकि अपना जो प्रोपेगेंडा है वो फैलाया जा सके। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज भी करती है, अपोजिशन पार्टी के खिलाफ जो है झूठ फैलाने का, उसे हम क्या कहेंगे, डिस इन्फॉर्मेशन। तो इसका डेलिबरेटली जो किया गया होता है उसे कहते हैं डिस इन्फॉर्मेशन, जो डेलिबरेटली नहीं किया गया था उसे कहते हैं मिस इन्फॉर्मेशन। ऐसे आप याद रख सकते हैं। और ये जो दोनों ही है, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन, हमारे वर्ल्ड के लिए एक मेजर थ्रेट है, ये यहाँ पे बता रखा है। और ये जो चीज़ है, ये जो हमारा झूठ है, ये कहीं ना कहीं एडवर्सली इफेक्ट करता है हमारी पॉपुलेशन को, हमारी ग्लोबल जीडीपी को, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को। देखेंगे कैसे करता है। और ये जो थ्रेट है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट में ये भी बोला गया है कि जैसे जैसे एआई जनरेटेड कंटेंट बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये जो थ्रेट है ये भी रैपिडली बढ़ रहा है। जैसे जैसे एल्गोरिथम बायसेस बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमारा सोसाइटल डिवाइड हो रहा है। और इतना ज़्यादा हार्ड हो चुका है आजकल, अगर मैं 21st सेंचुरी की बात करूं, तो इतना ज़्यादा हार्ड हो चुका है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो कंटेंट आपको मिल रहा है वो सच है या झूठ, ये पता लगाना बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ इम्पॉसिबल हो चुका है। और ये चीज़ आपको भी पता है, और यही चीज़ हमारी इस ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 के अंदर भी, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है, इसके अंदर भी कहा गया है। तो एक चीज़ तो आपको समझ आ गई होगी कि ये जो डिस इन्फॉर्मेशन है या मिस इन्फॉर्मेशन है, ये जो झूठ है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है और इसको झूठ को सच से अलग करना काइंड ऑफ इम्पॉसिबल ही है। इंडिया को क्यों जो है इससे जो है अवेयर रहना चाहिए, इंडिया को क्यों डरने की ज़रूरत है। देखो, एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि ये जो झूठ है, ये मार्क ट्वेन ने बोला ना कि हाफ द अराउंड द वर्ल्ड ट्रैवल कर लेता है। कैसे ट्रैवल कर लेता है? क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर आप पे मोबाइल नहीं होगा, सोशल मीडिया नहीं होगा, इंटरनेट नहीं होगा, तो गांव देहातों में जैसे झूठ चलता था तो एक गांव में, 2 गांव में पहुंच गया, ज़्यादा आगे तक नहीं पहुंच पाता था। लेकिन आज के ज़माने में, जैसे आप 21st सेंचुरी की देखें, तो हर बच्चे के पास मोबाइल है, हर लोगों को मोबाइल है, इंटरनेट है, उसमें 2G 3G कुछ ना कुछ तो चलता है। तो जैसे ही कुछ आता है वैसे ही वो फॉरवर्ड हो जाता है। तो उसकी वजह से जो है ये जो झूठ है बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा फैल रहा है।
इसीलिए इंडिया को वरी करने की ज़रूरत है। और यही यहाँ पे बता रखा है कि इंडिया में 900 मिलियन इंटरनेट यूज़र है, और यही जो चीज़ है 900 मिलियन इंटरनेट यूज़र, ये इंडिया को वनरेबल बना देते हैं, इंडिया को एक तरह से कहीं ना कहीं एक ईजी टारगेट बना देते हैं इस डिसइंफॉर्मेशन का। और ये जो डिसइंफॉर्मेशन है, ये जो मैनिपुलेटिव नैरेटिव है, ये कहीं ना कहीं वोटर को भी इन्फ्लुएंस करता है और इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन भी लाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हमें अच्छे समझ आएगा कि कैसे भाई जो है वोटर इन्फ्लुएंस होता है, कैसे डेमोक्रेटिक एंगल यहाँ पे कैसे आता है। तो सोच के देखो, यूएस का इलेक्शन ले लो या फिर इंडिया का ही ले लो। इंडिया में अभी दिल्ली में इलेक्शन हुए थे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं है कि सच है। सोच के देखो कि जो अपोजिशन पार्टी है और जो रूलिंग पार्टी है, ठीक है, तो लेट्स से अपोजिशन पार्टी है वो पावरफुल पार्टी है, रूलिंग पार्टी है वो पावरफुल पार्टी नहीं है। तो अपोजिशन पार्टी क्या करेगी कि रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट जो है वो कहीं ना कहीं मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने लगेगी। कैसे? सोशल मीडिया का यूज़ करके, क्योंकि सोशल मीडिया को कर्व करना बहुत ज़्यादा जो है डिफ़िकल्ट है। जो एआई का यूज़ करके एआई जनरेटेड इमेज बना लेगी, उसकी डिस्टॉर्टेड इमेज बना लेगी कि ब्राइब लेते हुए इमेज बना ली लेट्स से, या फिर उसको कुछ गंदा काम करते हुए इमेज बना ली और उसको सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया, ठीक है। अब जो है वो पॉलिटिकल पार्टी जो कि रूलिंग पार्टी है उसकी इमेज खराब हो गई, तो ये जो वोटर इन्फ्लुएंस है, वोटर जो हमारा बिहेवियर है, वो उस सोशल मीडिया के बिहाफ पे रूलिंग पार्टी को ना देके अपोजिशन पार्टी के फेवर में वोट दे देगा। तो ये जो अभी आपको सिनेरियो समझ आया, हाइपोथेटिकल था, कोई सच्चाई नहीं थी इसमें, लेकिन ये जो सिनेरियो है काफ़ी हद तक अप्लाई भी किया जाता है। यूएस के अंदर आप देखेंगे तो आपको इसका एग्जाम्पल मिल जाएगा, क्योंकि यूएस में जब इलेक्शन हो रहे थे तो यूएस के अंदर जो हरारी थी, हमारी इंडियन ओरिजिन वाली जो अपोजिशन में खड़ी थी डोनाल्ड ट्रंप के, तो उसका जो था डिस्टॉर्टेड फोटो वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, जिसके अंदर उसको ट्रंप के साथ इलीगल रिलेशन के अंदर दिखाया गया था। एआई जनरेटेड फोटो था। तो ये कहीं ना कहीं बताता है क्या कि कैसे इनका यूज़ करके जो है मेजर लेवल पे डिस्ट्रप्शन किया जा सकता है, जो कि ये डेमोक्रेटिक एंगल एक हमने देखा। यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है। और आजकल ये जो ट्रेंड है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसी सोशल मीडिया पे जो झूठ फैलाया जाता है, ये जो सोशल मीडिया पे जो डिस इन्फॉर्मेशन बोल लीजिए या मिस इन्फॉर्मेशन, दोनों ही एक ही चीज़ है, झूठ जो है ये फैलाया जाता है। इसकी वजह से क्या हो गया कि जो हमारे यूथ हैं ये कहीं ना कहीं किताबों पे यकीन नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि किताबों के अंदर जो है सच्चाई नहीं होती, सोशल मीडिया पे सारी सच्चाई होती है। एडिटोरियल में भी यही बताया गया है कि इसकी वजह से क्या हो गया, जो ट्रेडिशनल मीडिया है, देखो सोशल मीडिया पे तो कोई जर्नलिस्ट कोर्स करके आया नहीं है, उसमें कोई डिग्री नहीं है, उसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं है, माइक उठाया और बन गए जर्नलिस्ट। लेकिन जो सोशल मीडिया है, जो हमारी ट्रेडिशनल मीडिया है, जैसे भी A to Z न्यूज़ चैनल हो गए, हमारे राज्यसभा टीवी चैनल हो गया, तो लोगों का जो ट्रस्ट है इनके ऊपर से डिक्लाइन होता जा रहा है और सोशल मीडिया को वो एज अ न्यूज़ प्लेटफॉर्म के रूप में भी यूज़ करने लगे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है और आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इसका मेजर डिस्ट्रप्शन कितना ज़्यादा है। और इसके अंदर ऐसा नहीं है कि ये जो डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन है, ये जो है हमारी कंट्री के अंदर से ही ओरिजिन होती है, लेकिन इसका जो यूज़ है ये हमारे जो पड़ोसी मुल्क है, जैसे हमारा नेबरिंग कंट्री चाइना हो गया, नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान हो गया, दोनों ही जो कंट्री हैं इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं हैं। तो ये जो क्या करते हैं, ये भी वहाँ से ये जो मैनिपुलेटेड जो टेक्स्ट होते हैं, मैनिपुलेटेड जो इमेजेस होती हैं, मैनिपुलेटेड जो वीडियोज़ होती हैं, उसको फैलाते हैं। तो मेजर सोर्स यहाँ पे बता रखा है कौन सा है, हमारा चाइना। इसी के चलते इंडिया ने क्या करा कि 300 से ज़्यादा जो चाइनीज़ ऐप है, इंक्लूडिंग टिकटॉक हो गई, उसको बैन कर दिया, क्योंकि इसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा इंडिया में मिस इन्फॉर्मेशन और ट्रस्ट जो था हमारी अथॉरिटीज़ के ऊपर से लोगों का जा रहा था। ये चीज़ स्टडी के अंदर भी बताई गई। इंडियन बिजनेस स्कूल की जो स्टडी थी साइबर पीस फाउंडेशन की, इसके अंदर ये बताया गया कि जितनी भी डिसइंफॉर्मेशन होती है, डिसइंफॉर्मेशन मतलब डिस्टॉर्टेड फैक्ट, कि जानबूझ के फैलाई गई जो डिसइंफॉर्मेशन है, ये 46% अकाउंट करती है। मतलब 46% जो इन्फॉर्मेशन फैल रही है सोशल मीडिया के ऊपर, जो डिसइंफॉर्मेशन या जो झूठ फैल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, ये जो फैल रहा है वो किससे रिलेटेड है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। बाकी रिलीजन से रिलेटेड 16% और 33% जनरल जो झूठ है वो फैल रहा है। और यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर वो जो मेटा एंड है, जो फेसबुक का मेटा है ना, अगर उसको हटा दिया जाए, मेटा क्या चीज़ है, फैक्ट चेकिंग पार्टनरशिप है। वो चेक करता है कि ये जो पोस्ट चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर ये सच है या नहीं है। अगर सच नहीं होता तो वो उसको हटा देता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहीं पे बता रखी है कि मेटा ने क्या करा है कि अगर मेटा को हटा दिया जाए तो ये जो झूठ फैल रहा है, जो डिसइंफॉर्मेशन फैल रही है, ये और ज़्यादा फैलने लग जाएगी। तो आई होप आपको ये तो समझ आ गया होगा कि इंडिया के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है कि इसको कैसे टैकल करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है।
अगर डेमोक्रेटिकली देखें तो डेमोक्रेटिकली भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। डेमोक्रेसी को अथॉरिटेरियन रिजिम में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, बस सोशल मीडिया के अंदर झूठ फैलाते रहो और हो गया। तो ये चीज़ आपको भी समझ आ रही होगी मैं क्या बोल रहा हूँ। और हमारी इकोनॉमी हो गई, इसको भी बहुत अच्छा डिस्टर्ब कर सकती है, जैसे जैसे अभी देखेंगे नेक्स्ट इसमें, ठीक है। अब ग्लोबल सिनेरियो की बात करें तो जो हाई इनकम कंट्री है, बोल लीजिए जो डेवलप्ड कंट्री है, ये बहुत ज़्यादा कंसर्न है इस डिसइंफॉर्मेशन के, क्योंकि इनको पता है कि भाई इसका रिस्क क्या हो सकता है। और इंडिया भी कहीं ना कहीं हाई रिस्क जोन में आता है। और आपको पता होगा हमारे जो फॉर्मर जॉन बाइडन थे, इन्होंने ये भी बोला था, स्पेशली जो टेक बड़ी बड़ी कंपनीज है जैसे फेसबुक हो गई, इनको बोला था कि ये क्या चीज़ है, ये है टेक ऑलिगरेसी। ऑलिगरेसी मतलब कि जो फ्यू पीपल जो है रूल करते हैं। ग्लोबल नैरेटिव को चेंज करने के लिए जो टेक जाइंट्स हैं, ये जो टेक कंपनीज हैं, ये कहीं ना कहीं डोमिनेट करती हैं, इसीलिए उनको टेक ऑलिगरेसी बोला हमारे जो बाइडन ने। इसके बाद इम्पैक्ट हमने ये सारा देख ही लिया कि पॉलिटिक्स पे क्या होता है। कंज्यूमर्स जो होते हैं वो बॉयकॉट कर देते हैं। जैसे आपको पता होगा कि मैगी को लेके जो है एक जो सोशल मीडिया पे कैंपेन चला था कि मैगी के अंदर लीड होता है, ये होता है, वो होता है, तो सारे जो लोग थे वो बॉयकॉट करने लग गए थे मैगी को। लेकिन तो ये चीज़ क्या है, ये हमारा इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन लेके आ जाता है। लेट्स से कि अगर यही चीज़ जो है सोशल मीडिया के ऊपर कोई बड़ी बड़ी जो कंपनी है, जैसे आपको पता है कि हमारी इंडियन जो कंपनी है पतंजलि, ठीक है, रामदेव बाबा की जो कंपनी है, अगर इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों को जो है टक्कर दी, जैसे नेस्ले हो गया, जैसे हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, अब ये बड़ी बड़ी जो कंपनी है, लेट्स से इन्होंने क्रिएटर हायर करके रामदेव बाबा के अगेंस्ट में, या बोल लीजिए पतंजलि के अगेंस्ट में, जो पतंजलि कंपनी है उसके अगेंस्ट में प्रमोशन चालू कर दिया, फॉल्स नरेटिव या डिस इन्फॉर्मेशन फैलाना चालू कर दिया, तो कहीं ना कहीं इनके प्रोडक्ट को भी लोग बॉयकॉट करने लग जाएंगे। और ये लार्ज स्केल पे इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन लेके आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट लेके आएगा, किसके अंदर, पतंजलि के अंदर। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे बता रखी है। इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट हो गया, टेंशन हो गया, इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट हो गया, डेमोक्रेटिक एंगल हो गया, सोशल फैब्रिक हो गया, ये सब के एग्जाम्पल आपको पता ही है, मैं डिस्कस करता ही रहता हूँ। तो सोशल मीडिया का इतना बड़ा डेवस्टेटिंग जो है इफेक्ट है, इकोनॉमिकली भी डेमोक्रेटिकली भी, दोनों ही एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। अब करे तो करे क्या, कैसे इसको ठीक करें। रिकमेंडेशन यहाँ पे बता रखी है। देखो रिकमेंडेशन क्या है कि होता क्या है कि आपने जैसे लेट्स से कि आप यूट्यूब पे गए, यूट्यूब पे जाने के बाद आपने स्क्रॉल किया, स्क्रॉल करने के बाद जो पहली चीज़ देखी आपने ज़्यादा देर तक, वो उसका जो एल्गोरिथम है आपको वही चीज़ दिखाता रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये पोलराइजेशन लेके आता है सोसाइटी के अंदर, क्योंकि जो आपका व्यू है कहीं ना कहीं उसी व्यू को वो स्ट्रॉन्ग करता जाता है। लेट्स से आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन के अगेंस्ट में है और आपने एक रील देखी, रील में वही चीज़ दिखा रखी थी जो आपके व्यू से मैच खाती है, क्योंकि उसी को आप देखेंगे, उससे अगेंस्ट वाली जो व्यू होंगे वो आपको देखेंगे भी नहीं। तो आपने लेट से उसको देखा, देखने के बाद क्या हुआ कि जो एल्गोरिथम उसने डिटेक्ट करा कि भाई इसको ये चीज़ पसंद है, सेम चीज़ ला के आपको देने लग गया। तो क्या होगा, आपके अंदर जो है जो कन्फर्मेशन बायस जिसे कहते हैं वो क्रिएट कर देगा कि आप अपनी चीज़ को, जो आपके माइंड में ऑलरेडी बने हुए जो वायरिंग हो रखी है, एक पर्टिकुलर जब व्यू बना हुआ है, उसी व्यू को कहीं ना कहीं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। इसे ही कन्फर्मेशन बायस कहते हैं। करने की क्या ज़रूरत है भाई, डेवलपर्स जो हैं जो ये सारी चीज़ बनाते हैं उनको और अपस्किलिंग करो, इस चीज़ को थोड़ा सा करेक्ट करने की ज़रूरत है एआई और एल्गोरिथम को। इसके साथ साथ जो हमारी पब्लिक हो गई उनको अवेयर करने की ज़रूरत है कि क्या क्या इसके इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और सोशल मीडिया जो है वो कहीं ना कहीं न्यूज़ प्लेटफॉर्म नहीं है, उस पर ट्रस्ट ना करें, फैक्ट चेक करें कि वो सच है या नहीं है। ये सारी चीज़ें, डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम लाने की ज़रूरत है। और आपको पता है कि हमारे आरबीआई वगैरह ये डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम लाते रहते हैं, हमारी गवर्नमेंट लाती रहती हैं। उसके अलावा रेगुलेटरी मेजर्स हैं वो लाने की ज़रूरत है, ताकि जो बिग टेक कंपनीज़ हैं उन पर थोड़ा सा कर्व लगाया जा सके। जैसे आपको पता होगा एथिकल कोड करके कुछ आया था, और ऑडिट हुए उनका, ट्रांसपेरेंसी एक्शन होना चाहिए, रिस्क असेसमेंट होना चाहिए, सारी चीज़ें। और एक सिमिलर एक्ट आना चाहिए, जैसे यूरोपियन यूनियन में डिजिटल सर्विस एक्ट आया, इंडिया के अंदर भी ऐसा एक एक्ट आना चाहिए। तो ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख सकते हैं। उसके अलावा हमें जो फैक्ट चेकिंग हमारे इनिशिएटिव्स हैं, जो जैसे हमने देखा था ना, मेटा को हटा दो तो जितने जो फॉल्स नैरेटिव फैल रहे हैं वो और ज़्यादा फैलने लग जाएंगे। तो ऐसे ही जो हमारी इंडिया के फैक्ट चेकिंग इनिशिएटिव्स हैं उनको लेके आने की ज़रूरत है। जैसे हमारा शक्ति हो गया, जैसे हमारा डीप फेक एनालिसिस यूनिट हो गया, तो इनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। साइबर सिक्योरिटी रिसर्च एंड इनोवेशन के अंदर पैसा खर्च करने की ज़रूरत है, क्योंकि पैसा खर्च करोगे तभी तो कुछ नई चीज़ निकल के आएगी। और कंटेंट मॉडरेशन पॉलिसी को लाने की ज़रूरत है, और ला के इसको स्ट्रांगली इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है कि जो पब्लिक डोमेन में कंटेंट आता है, जैसे आपको पता होगा
कि यूट्यूब वगैरह हो गए, उस पर हर एक बच्चा क्या हो रहा है, फाइनेंशियल एडवाइज़र बन रखा है। तो सेबी ने एक गाइडलाइंस लेके आया था या आरबीआई लेके आया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन ऐसी एक गाइडलाइंस आई थी कि जिसपे ऑथराइज सर्टिफिकेट नहीं होगा वो सोशल मीडिया के ऊपर जो है फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देगा। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हाईलाइट करती है क्या कि इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन किस स्केल पे हो सकता है अगर लोग जो है ब्लाइंडली फेथ करने लग जाए, ब्लाइंडली मानने लग जाए किस चीज़ को, सोशल मीडिया पे जो चलता है, यूट्यूब वगैरह पे जो चलता है उसको। तो ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है और कैसे जो गवर्नमेंट है उसको टैकल कर रही है कि एक गाइडलाइंस लेके आ गई उसको। सेबी, एसबीआई नहीं, सेबी लेके आई थी, क्योंकि फाइनेंशियल ये वाला डोमेन तो जो है ब्रोकर वाला, स्टॉक वाला, ये तो सेबी के पास ही होता है, तो सेबी ही इस गाइडलाइंस को लेके आई थी। तो ये चीज़ दिखा रही है कि क्या इफ़ेक्ट्स हैं और कैसे इसको टैकल कर रहे हैं। वैसे ही यहाँ पे बता रखा है कि जो ऑनलाइन एड्स होते हैं, आपको पता है ऑनलाइन एड्स भी स्पेशली जो कि चलते हैं आपके इलेक्शन टाइम पे, ये आपका जो वो है पॉलिटिकल व्यू है वो कहीं ना कहीं मॉडरेट कर दे, वो कहीं ना कहीं चेंज कर देते हैं। जैसे आपको पता होगा कि पहले क्या चलता था, पहले इलेक्शन के टाइम पे दारू चलती थी, अभी भी चलती है, शराबें चलती हैं इधर यूपी बिहार वाले एरिया के अंदर, लेकिन इसका जो अब जो ये जो एंगल है ये चेंज होता जा रहा है। अब शराबों की जगह क्या चलता है, एड्स चलते हैं। ठीक है, दोनों ही चीज़ एक ही काम कर रही है, क्या कि आपको एक पर्टिकुलर पार्टी के फेवर के अंदर मोड़ रही है। तो यहाँ पे यही सजेशन दे रखा है कि भाई फंडिंग किसकी आ रही है, सोर्स क्या है फंडिंग का, वो डिस्क्लोज करना चाहिए। उसके अलावा जो है फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन, जैसे अमिताभ बच्चन ने आरबीआई ने अमिताभ बच्चन से चलवाया था, वो चलाना चाहिए। ये सारी चीज़ें बता रखी है। जर्नलिस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, इंडिपेंडेंट रिसर्च लानी चाहिए, ग्लोबली कोलैबोरेट करना चाहिए। अगर ये चीज़ें करेंगे तो हम अपनी डेमोक्रेसी को इस जो ये जो मेजर थ्रेट है, जो ग्लोबल पीस को भी डिस्टर्ब करने का पोटेंशियल रखता है, इसको कहीं ना कहीं टैकल कर पाएंगे। और हमारी तो इंडिया जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, तो इसको रियल डेमोक्रेसी बनाने के लिए हमें ये सारे जो इनिशिएटिव्स हैं जो अभी हमने डिस्कस किए, ये अप्लाई करने की ज़रूरत है। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ आ गया होगा कि ये जो डिसइंफॉर्मेशन है कितना बड़ा ये टाइम बॉम्ब है, तो इसको कैसे डिफ्यूज़ करना है, ये सारे पॉइंट्स में हमने देख लिया। और ये टॉपिक डेफिनेटली आ सकता है आपके एग्ज़ाम के अंदर, इम्पॉर्टेंट तो है ही। तो चलो बच्चों, अब ये जो हमारा पेपर 2 का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है इसको प्रैक्टिस करो, क्योंकि पेपर 2 से रिलेटेड आपको करना ही पड़ेगा। और जिस बच्चे को राइटिंग की आदत नहीं है वो थोड़ा सा डिसएडवांटेज में रहेगा। तो बच्चों लिखना चालू करो, और हमारा जो डिस्कशन ग्रुप है उसके अंदर अपनी राइटिंग जो है वो आप शेयर कर सकते हैं। बच्चे उस पर कमेंट्स भी करते हैं, अच्छे अच्छे रिव्यू भी देते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अपना नेक्स्ट चलते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स। डिस्कशन ग्रुप का लिंक जो है वो ये जो डिस्कशन ग्रुप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ से आप जो है ले सकते हैं, उसको वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम ग्रुप में है, वो भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स, देखो अभी जो है नई गवर्नमेंट आ गई, अब पुरानी गवर्नमेंट को ब्लेम करती रहेगी, तो वही यहाँ पे चल रहा है दिल्ली के अंदर कि बोले कि जो उनका एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसके अंदर ही जो है जो पूरे जो मेजर्स होने चाहिए वो नहीं ले रखा, लीड का जो कंटेंट है वो उसके अंदर है ही नहीं, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो दिल्ली के अंदर मेजर किया जाता है। ये कुछ आज न्यूज़पेपर में आया था, फ्रंट पेज पे भी आया था, लेकिन फिर उसके बाद जो सिटी वाले में आ गया था। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांसेस है, क्योंकि पॉल्यूशन तो रहता ही रहता है। तो इंडिया के अंदर क्या क्या इनिशिएटिव चला रखे हैं वो देख लेते हैं। नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, ये क्या प्रोग्राम है? ये प्रोग्राम बेसिकली सीपीसीबी चलाता है। सीपीसीबी क्या है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर आता है। ठीक है, ये इसका इनिशिएटिव है, ये एग्जीक्यूट करती है इसका NAMP, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम को। ठीक है, इस मॉनिटरिंग प्रोग्राम, ये जो हमारा एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने वाला ही प्रोग्राम है, मॉनिटरिंग प्रोग्राम जो है ये नाक्स को कॉम्प्लाइज करता है। नाक्स क्या चीज़ है इसको भी देखेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, नहीं तो पेपर के अंदर आ जाएगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। ठीक है, ये क्या है? ये हमारा CPCB का प्रोग्राम है, जो किसको मेज़र करता है? एयर क्वालिटी को। ठीक है, एयर क्वालिटी को मेज़र करता है। ठीक है, एयर क्वालिटी को मेज़र करने के बाद कॉम्प्लाइंस किसको करता है? नाक्स को कॉम्प्लाइंस करता है। नाक्स क्या चीज़ है? नाक्स है नेशनल एम्बिट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। ये एक स्टैंडर्ड है जिसको हमारा CACP इस प्रोग्राम के अंदर जो है, इसके जो वो रहते हैं, स्टैंडर्ड्स रहते हैं, उसको एडहेयर करता है, उसको फॉलो करता है। ये जो हमारा NAMP है, इसके अंदर किस किस चीज़ को हम मॉनिटर करते हैं, इसके थोड़े से नाम आपको पता होने चाहिए, और इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना सीखना।
इसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, डाइऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन हो गया, और हमारा PM10 हो गया और PM2.5 हो गया। इसको ये मेज़र करता है 4 चीज़ों को, किसके अंदर, NAMP के अंदर, ठीक है। अब हमारा जो स्टैंडर्ड ये जो फॉलो करता है NAMP के अंदर हमारा CACP CPCB, ये स्टैंडर्ड जो है, ये स्टैंडर्ड आया है कहाँ से, ये जो बैकिंग लेता है किससे, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। तो थोड़ा सा इसको भी हमें समझना पड़ेगा कि ये जो हमारा स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड की बैकिंग क्या है, लीगल बैकिंग है। लीगल है हमारा एयर एक्ट 1981 वाला, प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन वाला, ठीक है। तो ये बैकिंग लेता है। इसके अंदर ये जो पॉल्यूटेंट्स को मेज़र करता है, ये 12 पॉल्यूटेंट्स को मेज़र करता है। 12 पॉल्यूटेंट्स को कोई याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है ये है क्या, ये एक स्टैंडर्ड है जो हमारे NAMP हमारा जो मॉनिटरिंग प्रोग्राम है, जिसको CPCB पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है हमारा, वो अडहेयर करता है। और इसकी बैकिंग कहाँ से है, एयर पॉल्यूशन वाला एक्ट जो है 1981 का, उससे, ठीक है। अब एक चीज़ और है, एक है हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो आपको न्यूज़पेपर के अंदर दिखता है ना, एक लाल कलर हरे कलर का, वो क्या चीज़ है, वो है एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, क्योंकि हमने देखा ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है, NAMP हो गया, ये CACP कर रहा है, कौन से स्टैंडर्ड को मेज़र कर रहा है, ये सारी चीज़ें हमने समझी। लेकिन नॉर्मल ब्रेन के लिए, नॉर्मल आदमी के लिए, क्योंकि आप तो CAPF की तैयारी कर रहे हैं, UPSC वाले एस्पिरेंट, तो आपको तो समझना पड़ेगा। लेकिन एक नॉर्मल जो इंसान है उसको क्या समझ आएगा कि भाई क्या चीज़ है ये, वो तो कन्फ्यूज़ हो जाएगा इस चीज़ में। तो इसको थोड़ा सा ईजी बनाने के लिए 2014 के अंदर एक एयर क्वालिटी इंडेक्स को लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर एक नंबर रहता है, एक कलर रहता है और एक डिस्क्रिप्शन रहता है। तो ये जो आउटलाइन ये जो दिख रहा है आपको, अगर कहीं भी दिख जाए तो मतलब क्या है, इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात कर रहा है। 1 नंबर, 1 कलर, 1 डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो आम आदमी के लिए बनाया गया कि भाई कलर देख के पहचान लेगा कि अगर हरा कलर है तो सांस लेने लायक हवा है, लाल कलर है तो भाई बहुत गंदी हवा है यहाँ पे, ठीक है। तो आम आदमी के लिए बनाया गया क्या, एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसको किसने डेवलप करा, सेम बॉडी CPCB, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर। इसके अंदर 8 पॉल्यूटेंट्स को मेजर किया जाता है। आम आदमी को 8 पॉल्यूटेंट्स जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप आम आदमी नहीं है, आप CAPF वाले बंदे हैं, तो आपको तो जानना पड़ेगा ही। इसके अंदर जो 8 पॉल्यूटेंट्स हैं वो याद रखना, PM10 मेजर किया जाता है, PM2.5, PM होता है पार्टिकुलेटेड मैटर, वो जो हवा के अंदर आपने देखा होगा ना, एक टाइडल इफेक्ट, वो जो इफेक्ट होता है जो पेड़ों के पीछे से वो वाला आता है, वहाँ पे जो छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं, वो है हमारा पार्टिकुलेटेड मैटर। तो पार्टिकुलेटेड मैटर 10, 2.5 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, एमोनिया और लीड, ये जो 8 पॉल्यूटेंट्स हैं इनको मेजर किया जाता है। कौन से नहीं है, कार्बन को नहीं मेजर किया जाता, क्योंकि अनुमान हम क्या करते हैं, आमतौर पर हम क्या करते हैं, कार्बन दे रखा होता है, हाँ इसे तो मेजर करता ही होगा, नहीं भाई कार्बन को ये मेजर नहीं करता। मीथेन दे रखा होगा, मीथेन को तो मेजर करता ही होगा, नहीं करता ये मीथेन को मेजर, ये करता है सिर्फ इन 8 पॉल्यूटेंट्स को मेजर। इसको थोड़ा सा याद रखना। इसके अंदर 6 कैटेगरी होती है आम इंसान के लिए जानने के लिए, वो 6 कैटेगरी है ये, और ये डायरेक्टली मैं PBI से, प्रेस ब्यूरो वो जो है हमारा, वहाँ से लेके आए, PIB से, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, PBI बोल रहा हूँ, PIB, ठीक है, PIB से लेके आया हूँ। थोड़ा सा शाम हो गया तो हो ही जाता है थोड़ा सा, चलो ठीक है। ये जो है थोड़ा सा देख लेना बस, सबसे जो सीवियर जो कैटेगरी है उसमें क्या रैंकिंग रहती है, और जो गुड है उसमें क्या रैंकिंग रहती है, वो थोड़ा सा देख लेना, और इसका इफेक्ट क्या होता है ये थोड़ा सा देख लेना तो चल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और है, सफ़र क्या है हमारा, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के लिए आया था, मिनिस्ट्री लेके आई थी डायरेक्टली, CACP का नहीं है, CPCB का नहीं है, मिनिस्ट्री का है। इसके अंदर भी पॉल्यूटेंट्स को मेजर किया जाता है। वो पॉल्यूटेंट्स है कौन से, PM2.5, PM10, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बेंजीन, टोल्यूएन, जाइलेन और मरकरी। बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, तो थोड़ा थोड़ा याद रखना, कॉमन थोड़े से याद रखना, बाकी चाहो तो मर्जी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अब ऐसे नहीं चलेगा बच्चों, कमेंट तो करना पड़ेगा, कमेंट करो। चलो नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है हमारा ये वाला पंचशील। देखो अभी जो है एनिवर्सरी हुई है हमारी, ये जो एलिफेंट और ड्रैगन ये सब चल रहा है, और हमारी द्रौपदी मुर्मू जी ने बोला कि स्टेबल, प्रिडिक्टेबल, एमिकेबल रिलेशंस हैं, तो ये सारी चीज़ें चल रही है। वो भी किसके बारे में बोल रहे हैं, चाइना के बारे में। तो थोड़ा सा स्माइल करो, और फिर अब चलते हैं पंचशील को देख लेते हैं, क्योंकि चाइना और इंडिया के बीच में जो स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं
वो कहीं ना कहीं पंचशील से थोड़ा सा अपना वो लेते हैं, एसेंस लेते हैं, और कभी चाइना का अब वो आए तो पंचशील का जो नाम है वो जिक्र करना ही करना है। पंचशील के अंदर 5 प्रिंसिपल्स आते हैं और इसको एक नाम और से जाना जाता है जिसका नाम है द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड इंटरकोर्स। तो पेपर 1 के लिए क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता होगा इसके बारे में। कब साइन हुआ था? ये साइन हुआ था अप्रैल 29, 1954 में, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, देखो ये जो पंचशील के अंदर 5 बेसिकली हमारी जो ट्रीटी जब साइन हुई थी तो 5 चीज़ों पे जो है वो हमने फोकस किया था कि हम एक दूसरे की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, सॉवरेनिटी है, उसका ध्यान रखेंगे। हम तो रखते हैं, वो रखना भूल गया है शायद। और म्यूचुअल नॉन अग्रेशन, मतलब आपस में जो है आंखें नहीं दिखाएंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन ये भी चलो भूल गया है, तभी बॉर्डर पे लड़ाई होती रहती है। नॉन इंटरफेरेंस, एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये भी भूल चुका है, इसलिए इंटरफेयर करता है चाइना। और एक दूसरे को फायदा पहुंचाएंगे, चलो ठीक है, सारे ही भूल चुका है वैसे देखा जाए तो। पीसफुल को एग्जिस्टेंस, तो ये जो हमारे 5 प्रिंसिपल हैं ये इंडिया और चाइना के बीच में है, इसे ही हम क्या कहते हैं, पंचशील। तो थोड़ा सा इसको याद रखना, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, नॉन एग्रेशन, नॉन इंटरफेरेंस, बेनिफिट और को एग्जिस्टेंस, इन सब चीज़ों पे हमारी जो है एग्रीमेंट साइन हो रखा है, द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड इंटरकोर्स, जिसको हम पंचशील के नाम से भी जानते हैं। अगर जानना चाहो किसने साइन करा तो एनरागवन हो गया और जांग हु फू ने किया था। ये जो पंचशील है, ये जो वर्ड है ये आया कहाँ से? ये आया बुद्धिज्म से। बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट है एक पंचशीला, इस पंचशीला से ये लिया गया। लेकिन पंचशीला के अंदर ये चीज़ नहीं लिखी गई थी जो कि हमारा ये है, ये पंचशील के अंदर लिखा गया। पंचशीला में था कि मर्डर करने से अपने आप को दूर रखेंगे जो भी बुद्धिस्ट होंगे, चोरी नहीं करेंगे, सेक्सुअल मिसकंडक्ट नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और नशा पत्ता नहीं करेंगे, इंटॉक्सिकेंट्स नहीं लेंगे। तो ये जो 5 प्रिंसिपल्स हैं इनको भी थोड़ा सा याद रखना, ये हमारे पंचशील के, इनको भी याद रखना, क्योंकि ऐसे ही करके जो है हमारे यूपीएससी में क्वेश्चंस आते हैं कि न्यूज़ आई थी, एक हमारा जो है एनिवर्सरी हुई थी, दोनों मिले थे चाइना और इंडिया, और कहाँ पहुँच गए, बुद्धिज़्म तक। तो बुद्धिस्ट से क्वेश्चन आने के ऐसे चांसेस होते हैं, तो थोड़ा थोड़ा ऐसे याद रखना होता है। ये है क्वेश्चन नंबर 2। इसका थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करो बच्चों जल्दी से। अभी आरबीआई की 19th जो है एनिवर्सरी हुई है, इसकी थीम को थोड़ा सा याद रखना इस 19th एनिवर्सरी की, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सस्टेन फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजिकल रेजिलियंस। हमारी द्रौपदी मुर्मू जी ने इसको एड्रेस किया था, इसको थोड़ा सा याद रखना है भाई किसने एड्रेस किया था। और मेन बात क्या हुई थी, फ्रॉड और साइबर थ्रेट के ऊपर बात हुई है, क्योंकि आरबीआई पैसे वाला क्षेत्र है और पैसे में साइबर फ्रॉड होता रहता है। तो मेरे साथ भी हुआ है, पैसे अकाउंट से ही निकल गए, तो चलो यही चीज़ हुई है। तो ये है हमारा आरबीआई की एनिवर्सरी, और हो जाता है तो फिर कोई सुनता भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो अगर आता है तो। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना, 19th एनिवर्सरी की थीम क्या थी आरबीआई की, किसने उसको जो है जो मेन चेयर थी वो कौन था, ये सारी चीज़ें याद रखने की होती है। चलो अब कल वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, आज इतनी ही न्यूज़ थी। एक हमने देखा था यूएस ट्राइलेटरल जो है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर एक्सरसाइज हुई थी, जिसका नाम क्या था, टाइगर ट्रम्प, ठीक है। ये तो हमने कल देख लिया था, कल के न्यूज़पेपर में क्या पूछा है, ऑब्जेक्टिव क्या था उसका। ऑब्जेक्टिव देख लो, ह्यूमैनिटेरियन कहीं लिखा है तो ये रहा ऑब्जेक्टिव, इजी क्वेश्चन, आंसर हो गया इसका बी, ठीक है। एकदम बस अपना कीवर्ड देखो, हमारा कीवर्ड कहीं मिल रहा है, मिल गया तो बस यही आंसर है। उसके बाद हमारी सीएसएफ हमने देखा था कि जो है साइकिल चला रही थी, काफ़ी लंबी साइकिलिंग करी थी। तो इसके अंदर क्या मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, अवेयरनेस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस रोल, नहीं ये तो नहीं था, अवेयरनेस फैलाना। सेलिब्रेट एंड रिकॉग्निशन ऑफ कंट्रीब्यूशन लोकल कम्युनिटी एज तत्प्रहरीज, ये इनका जो है मोटिव था, क्योंकि सीएसएफ वालों ने तत्प्रहरीज नाम के करके कुछ ऐसे चलाया था लोकल कम्युनिटी को वो करने के लिए। बी आंसर हो गया। और कुछ है, कोस्ट लाइन ज्योग्राफिकल, ये भी नहीं था, फिटनेस चैलेंज ये भी नहीं था। नेक्स्ट चलते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की प्राइवेट सेक्रेटरी बनी थी हमारी निधि तिवारी, ठीक है। ये हमने कल की न्यूज़ में देखा था। उसके बाद हमने देखा था एक जो हमारी ध्रुवा स्पेस कंपनी थी, इसने कुछ टाई अप करा था इन्फोस्टेलर के साथ, ठीक है। तो यही कुछ यहाँ पे पूछ रखा है, इंडियाज़ ओनली कमर्शियल ग्राउंड स्टेशन सॉल्यूशन प्रोवाइडर कौन है, तो ये ध्रुवा है, सी आंसर है इसका, ना कि इन्फोस्टेलर, ये तो जापान वाला था। नेक्स्ट देखते हैं अल नीनो। देखो अल नीनो मैंने आपको बताया था, अल नीनो जब आता है तो इधर की साइड गर्मी हो जाती है, इधर की साइड ठंड हो जाती है। फिर यहाँ पे ठंड में देखो, ठंड में कभी बारिश पड़ती है, वो तो हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश आती है। अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ना हो तो बारिश आएगी, ठंड में नहीं आती। ठंड में कम बारिश आती है, गर्मी में एवेपोरेशन हो आके बारिश आ जाती है। तो जब अल नीनो आता है तो क्या होता है, ये जो पेरू है
यहाँ पे गर्म पानी हो जाता है, यहाँ पे ठंडा पानी हो जाता है, तो यहाँ पे बारिश आती है, यहाँ पे सूखा पड़ता है। अब देख लो, बस इतना ही याद रख लो, इसी से हमारे क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ये पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक। ठीक है, अल नीनो की सिचुएशन बता दी, यहाँ पे गर्म वार्म है, यहाँ पे कोल्ड है। और ला नीनो में यहाँ पे वार्म है, यहाँ पे कोल्ड है। तो जहाँ पे वार्म होगा वहाँ पे आएगी बारिश, जहाँ पे कोल्ड होगा वहाँ पे पड़ेगा सूखा। ठीक है, तो ये बोलना है इंक्रीज रेनफॉल इन वेस्टर्न पैसिफिक, इंडोनेशिया नहीं गलत है। कहाँ इंक्रीज रेनफॉल, वहाँ पे तो कम हो जाएगा। वार्म ओशन वाटर एक्यूमुलेट्स अलोंग द कोस्ट ऑफ पेरू इक्वेडोर, बिल्कुल ये आंसर होगा सही, बी कि यहाँ पे गर्म पानी आएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड नहीं। कोल्ड अपवेलिंग ऑफ ओशन, कोल्ड कहाँ से आएगा, कोल्ड तो अपवेलिंग को इसको तो रोक देगा, यहाँ पे वार्म आएगा। ठीक है, कल भी देख लिया था हमने थोड़ा थोड़ा, वही चीज़ है। उसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेमवर्क रेगुलेट्स द एक्सपोर्ट ऑफ मिसाइल रिलेटेड टेक्नोलॉजी एंड एम टू प्रिवेंट प्रोलिफरेशन ऑफ मिसाइल सिस्टम। मिसाइल हो रही है, मिसाइल के लिए MTCR है, खत्म करो बात। ठीक है, ए आंसर हो गया हमारा। कल हमने देख ही लिया था MTCR, इंडिया जो है शायद MTCR में हमने मेंबर भी हैं, तो मिसाइल टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी है, इसलिए डिफेंस शायद बढ़ भी रहा है हमारा। तो यही था आज की डिस्कशन में। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज का डिस्कशन तो काफ़ी अच्छा था, तो थोड़ा जल्दी भी कर लिया हमने, नहीं तो रात को 12-1 बजे करते हैं तो काफ़ी लेट हो जाता है। तो चलो, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना, और थोड़ा सा शेयर करो इसको। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन।